नमस्कार प्यारे बच्चों, पौधदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा, इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने जो क्रियात्मक अनुसंधान है उस पर हमने अध्ययन किया था, जो एक कॉमन टॉपिक था। क्लासें ऊपर मैंने आप लिखी हुई हैं और मैंने पेपर बताए थे आपको। एक तो है अधिगम एवं शिक्षण और समावेशी विद्यालय का सृजन। दो पेपरों में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से टॉपिक लगा हुआ है। और एक फिर मैंने इन जो हमारी बीएड है, बीएड फर्स्ट, बीएड सेकंड क्लासें बेटा ऊपर हैं, आपको ध्यान से देखना है कौन कौन सी क्लासें इसमें शामिल हैं और पेपरों का नाम मैंने आपको बता दिया है। उसी प्रकार का और एक अपना कन्फ्यूजन बेटा, वीडियो आपको खोल के देखनी पड़ेगी। क्रियात्मक अनुसंधान बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। और आपकी इस क्लास में ही नहीं, आगे जाके आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हो वहाँ आपको ये बहुत ही हर उसमें लगा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो उसका अच्छे से अध्ययन करना है। लेकिन मुझसे उसमें एक मिस्टेक हुई है बेटा, जो मैंने स्टार्टिंग की 2 वीडियो उस पर बनाई हैं उनमें मैंने नंबरिंग नहीं डाली थी, भाग नहीं डाला था। तो मिस स्टार्टिंग की 2 वीडियो हैं, वो फर्स्ट और सेकंड कहलाएंगी एक तरह से। उसके बाद मैंने गलती से जो 3rd नंबर की वीडियो थी उस पर 2 डाल दिया था, और जो 3rd नंबर की वीडियो थी उस पर 2 नंबर डाल दिया। 4 नंबर की वीडियो थी उस पर 3rd डाल दिया, और 5 नंबर की पे मैंने 4 डाल दिया। तो कुल मिला के उस पर 5 वीडियो हैं, उनका आप गहराई से और अच्छे से अध्ययन कीजिए। पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ आपका क्रियात्मक अनुसंधान आराम से समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। उससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार का एक टॉपिक आज हम उठाते हैं, वो है उसको सबसे पहले आपको उसको समझना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो जो भी क्लासें हैं, यानी कि जो बीएड फर्स्ट सेकंड दोनों क्लासें और बीएड सेकेंड ईयर, बीए बीएड सेकेंड ईयर, बीए बीएड 4th ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड 4th ईयर, ठीक है ना। तो उसमें आज हम एक बात और है बेटा, हमारा हालांकि मैंने मनोविज्ञान पे स्टार्टिंग में 1-2 क्लासें ली हैं, उसके बाद क्लास नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं मिलता है इन पेपरों से। कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज हम सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें मैंने आपको कहीं ना कहीं जब मैंने क्लास ली है या बीच में ये पेपर पढ़ा है, तब भी मैंने एक टॉपिक को हमेशा वो आ ही जाता है जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही हम हमारे शिक्षण को कंप्लीट करवाते हैं, शिक्षण को अच्छे प्रकार से करवाते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार मानकर ही, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का फॉलो करके या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आधार बनाकर ही हम हमारा शिक्षण कार्य करवाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा पेपर हमने उठाया था समावेशी विद्यालय का सृजन, यानी कि ऐसे विद्यालय का हमें सृजन करना है जहां पर सभी प्रकार के विद्यार्थी हों। तो सीधी सी बात है, यानी कि जब हम समावेशी विद्यालय का सृजन करेंगे तो वहां पर सभी प्रकार के विद्यार्थी होंगे, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में अलग लोग होंगे, ठीक है ना। हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है बेटा? हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, या तो अधिक मात्रा में या कम मात्रा में, लेकिन भिन्न अवश्य होता है। वो मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है, वो शारीरिक रूप से भिन्न हो सकता है, वो सामाजिक रूप से भिन्न हो सकता है, वो संवेगात्मक रूप से भिन्न हो सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक बालक एक दूसरे से क्या होता है बेटा? भिन्न होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे मैडम क्या बता रही हैं, ऐसा हमें क्या टॉपिक होगा? तो सबसे पहले मैं आपको उस टॉपिक का नाम बताती हूँ जिससे आप उससे जुड़ जाओगे, ठीक है ना, कि हमें आखिर में इसको पढ़ना कैसे है। तो इसमें बेटा मैंने बार जब समावेशी शिक्षा पढ़ाई है, एकीकृत शिक्षा पढ़ाई है, और तभी मैंने आपको बार ये कहा था कि और विशिष्ट शिक्षा पढ़ाई है कि हमको इन शिक्षाओं को देने के लिए सबसे पहले, यानी कि ये जो समावेशी शिक्षा क्यों आई है, मूल रूप से विशिष्ट शिक्षा क्यों अपनाई गई, एकीकृत क्यों अपनाई गई, कि जो विशिष्ट, जो व्यक्तिगत विभिन्नता में जो बच्चे आते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता में जो विशिष्ट आवश्यकता वाले, एक तो सामान्य बच्चे होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता में बच्चे, यानी कि जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं। सबसे पहले बात यह है, यानी कि जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, ठीक है, विशिष्ट बालक, इसमें क्या है, यानी कि जो सामान्य से भिन्न होते हैं, ठीक है ना। यानी कि विशिष्ट बालक हम किनको कहते हैं? किनको कहते हैं?
सामान्य से भिन्न बालकों को, सामान्य से भिन्न बालकों को, समझो इसको, ठीक है बेटा एक बार, ठीक है। देखो यानी कि जो विशिष्ट बालक है और सामान्य बालक है। सामान्य बालक तो वो हैं कि टीचर ने जैसे शिक्षण करवाया, यानी कि जिनकी आवश्यकताएं समान हैं, एक सर्कल में आते हैं। मैंने जब आपको समावेशी शिक्षा स्टार्ट की थी तो मैंने आपको इनको रिप्रेजेंट किया था एंगल से और राउंड से, यानी कि सामान्य को हम इस राउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो सामान्य हैं उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, समान होती है। जो सामान्य बालक होते हैं लगभग उनकी आवश्यकताएं समान होती हैं, वो सामान्य बच्चे कहलाते हैं। और जिनकी आवश्यकताएं कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए आप यहाँ समझो भिन्न कैसे होती है, यानी कि जो बालक, एक बालक शारीरिक रूप से अक्षर भिन्न है, एक बालक यानी कि शारीरिक रूप से भिन्न का मतलब क्या समझ रहे हो आप, एक बालक सामान्य है यानी कि उसके हाथ पैर आँख नाक सब सामान्य है, ठीक है, अच्छे सामान्य तौर ठीक प्रकार से उसको सुनाई देता है, ठीक प्रकार से उसको दिखाई देता है, ठीक प्रकार से वो चल फिर सकता है, तो कैसा बच्चा है, सामान्य बालक है। कैसा है, सामान्य। एक बालक है जो ठीक प्रकार से चल नहीं पाता, तो वो क्या है, अपंग है, ठीक है बेटा। एक बच्चा है जिसको ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता, एक बच्चा है जिसको ठीक प्रकार से सुनाई नहीं देता, तो आवश्यकताएं भिन्न हो गई ना, एक को सुनाई नहीं दे रहा, दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा, और तीसरा चल फिर नहीं सकता, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इनकी जो आवश्यकताएं होती है कैसी होती है बेटा, भिन्न होती हैं, ठीक है। तो अब हमें टॉपिक पर आना है, मुद्दे पे आना है, कैसे इसको पढ़ना है, कहाँ ये कैसे लगा हुआ है। तो यानी कि हमारा एक पेपर है शिक्षण एवं अधिगम। तो आप बेटा मुझे बताइए कि जब हम शिक्षण कार्य करवाएंगे, कोई भी अध्यापक शिक्षण कार्य करवाएगा, मैंने आपको बताया भी था जब हमने शिक्षण के स्तर पढ़ाए हैं, शिक्षक अध्यापक कक्षा में जाने से पूर्व, अगर आप उत्तम शिक्षण की जो मैं विशेषताएं लिखवाई थी, जो मैंने उत्तम शिक्षण की विशेषता लिखवाई थी, तो उसमें बताता था कि जो अध्यापक है वो कक्षा में जाने से पूर्व क्या करेगा, पहले बच्चों का क्या करेगा, निर्धारण करेगा, बच्चों का आकलन करेगा कि वास्तव में मेरी क्लास में बच्चे किस किस कैटेगरी के बैठे हुए हैं, कौन कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बच्चे मेरी क्लास में हैं। अगर उसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है, अपने शिक्षण को अच्छा बनाना है, जो उद्देश्य उसने निर्धारित किए हैं उनमें अपनी इच्छा के अनुसार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना, जैसा उसने चाहा है, वो चाहता है कि मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँ वो मेरी पूरी क्लास को समझ में आए, तो वो बेटा क्या हो गया, उस टीचर का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। वो क्या चाहता है कि वो ये चाहता है कि मेरी जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो मैं पढ़ाऊँ सारी बात समझ में आए। वो तो अब कब आएगी, वो बात कब समझ में आएगी, यानी कि जब वो क्लास में आकलन करेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, कौन किस बच्चे को क्या समस्या है। जब तक वो समस्या का पता नहीं लगाएगा और अपना लेक्चर स्टार्ट कर देगा तो वो अपना अपेक्षित परिवर्तन नहीं कर सकता, जैसा वो चाहता है वैसा वो शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। शिक्षण कार्य उसने करवा दिया, लेकिन क्या बच्चे अधिगम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो क्या चाहता है कि बच्चे सब कुछ सीख जाएं, लेकिन कब सीखेंगे, जब आप उनकी क्षमता के अनुसार उनको शिक्षण कार्य करवाओगे, या फिर उनको अधिक आवश्यकता है तो आप उसी तरह से उनको शिक्षण कार्य करवाओगे, अधिक समय थोड़ा सा समय देकर करवाओगे, कुछ अच्छे और सरल तरीके से उनको सामने उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करोगे, तो ये आपका कार्य, ये टीचर का कार्य है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षक अपने शिक्षण को कैसे उत्तम बना सकता है, जो उद्देश्य उसने निर्धारित किए हैं, जो उद्देश्य वो चाहता है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या है कि बच्चों के, वो चाहता है कि मेरे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन आए, बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में क्या करें, अधिगम करें। तो बच्चे ऐसा कब करेंगे, जब टीचर उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको शिक्षण कार्य करवाएगा। सीधी सी बात है। अब बात आती है, यानी कि इस तरह से उसमें लगा हुआ है, यानी कि हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए और बच्चों तक अधिगम को पहुंचाने के लिए, सरल तरीके से अधिक मात्रा में अधिगम को पहुंचाने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, सामान्य बच्चों को तो कोई समस्या नहीं है भाई, पढ़ लेंगे, लेकिन जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं
उनको उनका वो पहले क्या करें, निर्धारण करें, और कैसे उनकी समझ, वो बच्चे पहले बात उन बच्चों को पता लगाएगा कौन कौन से बच्चे हैं, फिर उनमें वो समस्याएं कैसे आई हैं, और उनको उन समस्याओं को देखते हुए उन समस्याओं के साथ उनको कैसे शिक्षण कार्य करवाया जाए, कैसे उन समस्याओं को दूर किया जाए, उन सब बातों को हम कहाँ पढ़ेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो हेडिंग है हम उसको लिखते हैं बेटा। क्या है हमारी जो हेडिंग है हम उसको लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे जो विशिष्ट बालक हैं उनका हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, यानी कि यहाँ लिखते हैं, पहले हमने पेपर का नाम भी नहीं लिखा है, शिक्षण में शॉर्ट में करती हूँ, और समावेशी। और यहाँ तक कि हमारी जो मनोविज्ञान है उसमें भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जब व्यक्तिगत विभिन्नता नाम का हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम बच्चों की कैटेगरी का अध्ययन करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो वहाँ भी ये टॉपिक लगा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका अध्ययन करना है। मैं 2 पेपर का नाम लिख, लेकिन ये मनोविज्ञान में भी ये लगा हुआ है, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये नहीं इसलिए नहीं लिख रही, लेकिन जो मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं, मनोविज्ञान को अपना आगे कंपटीशन में अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी इस क्लास का फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आगे तो जो मनोविज्ञान की क्लास होगी, जो व्यक्तिगत विभिन्नता नाम का टॉपिक होगा, उसमें भी ये क्लास कराई जाएगी, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। ठीक है, तो शिक्षण एवं अधिगम और समावेशी विद्यालय का सृजन, इस तरह से आज इस पर हमारी शिक्षण समावेशी, ठीक है, तो इस पर हम आज जो हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा बेटा, प्रकरण रहेगा हमारा विशिष्ट बालक। विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट भी आ सकता है, विशिष्ट तो विशिष्ट बालक, इस तरह से हमारा, ये सीधा क्यों नहीं लिखा जाता, विशिष्ट बालक। और इस पर हमारी जो आज कक्षा रहेगी वो भाग फर्स्ट होगा। ये बहुत लंबी क्लासें हैं, इस पर कई वीडियो बनेंगे बेटा, भाग 1 होगा ये। ठीक है, तो भाग ये 1 होगा। तो समझो ये पेपर आपके समझ में आए, यानी कि शिक्षण और अधिगम में भी जब हम एक अध्यापक शिक्षण करवाने जाएगा तो वो विशिष्ट बच्चों को ध्यान में रखकर ही, जो बालक हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही वो शिक्षण कार्य करवाता है। तो वहाँ भी हम जो विशिष्ट बालक हैं उनकी कैटेगरियों का अध्ययन हम करते हैं। और समावेशी विद्यालय में तो मूल रूप से जोर ही विशिष्ट बालकों पर दिया गया है। जो समावेशी विद्यालय है, समावेशी शिक्षा है, उस पर जो अधिक जो मूल रूप से जोर दिया गया है, यानी कि इन बच्चों को हम सामान्य कक्षा में कैसे शिक्षण कार्य करवाएं, तो वहाँ पर भी हमको सबसे पहले इनकी कैटेगरियों का अध्ययन करना होता है, कैटेगरियों का निर्धारण करना होता है, पता लगाना होता है, उसके बाद ही इनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इस तरह से जो विशिष्ट बालक पर आज हमारी प्रथम कक्षा होगी। तो सबसे पहले हम जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उनका हम वर्गीकरण करेंगे, आखिर में इसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं। जब मैं समावेशी विद्यालय समावेशी शिक्षा पढ़ा रही थी तो मैंने एक वीडियो में थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर दिया था, थोड़ा समझाया था मैंने, लेकिन डिटेल से अब हम इनको पढ़ेंगे। उसी टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं शॉर्ट रूप में आपको बता रही हूँ, इनका वर्गीकरण दे रही हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था, लेकिन विस्तार से अब हम विशिष्ट बालकों पर अध्ययन करेंगे कि आखिर में विशिष्ट बालक होते कौन से हैं। तो प्रकरण आज का हमारा यह है, इन बालकों को हम क्या कह सकते हैं,
इन बालकों को हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक भी कह सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले विशिष्ट भाई सीधी सी बात है कि नहीं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक यानी कि सामान्य बच्चों से हटकर जिनको कुछ अधिक आवश्यकता होती है उन्हें ही हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ठीक है बेटा। इस तरह से ये आज की हमारी हेडिंग लगाएंगे, हमको विशिष्ट बालक लिखेंगे प्रकरण में और उसके हेडिंग के रूप में लेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे बेटा, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, या फिर हम उसको यही हेडिंग लिख देते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम जितने भी विशिष्ट बालक हैं वो कैसे तो विशिष्टता में आते हैं, कैसे उनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है, क्या उनकी समस्या है, क्या उनकी विशेषता है, सबका हम अध्ययन करेंगे। कैटेगरी वाइज हम प्रत्येक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारा देखिए यहां से लेते हैं हम शारीरिक रूप से भिन्न, फिर वही समय इसको यहाँ बढ़ाते हैं बेटा। ये जो हमारा रहेगा ये रहेगा शारीरिक रूप से भिन्न बालक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा बौद्धिक व, इसको हम बौद्धिक भी कह सकते हैं बेटा, बौद्धिक व मानसिक। तो ऐसे ही आएगा, बौद्धिक व मानसिक रूप से भिन्न बालक। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे मनोसामाजिक रूप से मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक, ठीक है। इस तरह से ये हैं हमारे विशिष्ट बालक। इसमें हम एक कैटेगरी को और शामिल करते हैं जिसे हम कहते हैं संवेगात्मक रूप से भिन्न बालक, ठीक है ना बेटा। तो मेन फोकस इधर होता है बेटा, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन होते हैं, इसलिए हम एक कैटेगरी वो भी डाल देते हैं कि यहां से ले लेते हैं इसको संवेगात्मक रूप से भिन्न, ठीक है। इस तरह से ये हमारी कैटेगरी हो गई है बेटा। तो इनमें भी विभाजन है, उसको हम देख लेते हैं। तो लिखिए
शारीरिक रूप से भिन्न का लिखिए, कौन कौन से आएंगे इसमें? इसमें आएंगे बेटा इसमें आएंगे दृष्टि बाधित, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा श्रवण बाधित, ठीक है। उसके बाद आएगा इसमें शारीरिक विकलांगता। अब इसमें ये दोनों कैटेगरी हुई, ये एक साथ भी हो किसी बच्चे में बेटा, ये एक साथ भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि जिसको दिखाई नहीं देता और जिसको सुनाई नहीं देता। और एक होता है इन्हीं का हम एक रूप कह सकते हैं मूक बधिर। क्या कह सकते हैं? मूक बधिर, ठीक है। तो यानी कि इनका हम वर्णन कर लेंगे तो ये एक साथ हो जाएगा कि मूक बधिर यानी कि जो जिनको सुनाई भी नहीं देता और जिनको दिखाई भी नहीं देता। शारीरिक विकलांगता यानी कि जो शरीर में किसी अंग से विकलांग है, ओके, ये पैर से हाथ से जो भी है, ठीक है ना, चल फिर नहीं सकते या फिर पोलियो ग्रसित है, ठीक है। आगे हम डिटेल से करेंगे इनको, ओके। नेक्स्ट लिखिए बौद्धिक या मानसिक रूप से पिछड़े बालक। तो इसमें लिखिए बेटा, इसमें आएंगे प्रतिभाशाली। क्या आएगा इसमें? प्रतिभाशाली बालक आएंगे। इसमें आएंगे पिछड़े बालक, इसमें आएंगे मंद बुद्धि बालक, और इसमें आएंगे सृजनात्मक बालक, ठीक है बेटा। ये कैटेगरियां इसमें आएंगी बौद्धिक व मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में। आज इसको आपको नोट कर लेना है, या फिर आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा विश्वास करते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, बाद में आराम से उतारते रहो, या फिर वीडियो को रोक रोक के भी आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे हैं मनोसामाजिक रूप से। तो लिखिए, इसमें आएंगे समस्यात्मक बालक, कुसमायोजित बालक, और एक आ जाएगा इसमें अपराधी बालक, ठीक है। और एक है बेटा हमारे पास, ये है संवेगात्मक रूप से भिन्न। तो इसमें जो रहेगा हमारा यानी कि अधिक उग्र होने वाले बालक, जो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, या बिल्कुल शांत रहने वाले, तो इसको हम कर सकते हैं मोटे तौर पर इसका वर्गीकरण अधिक गुस्सा, ठीक है। अधिक गुस्सा, अधिक शांत रहने वाले, या तो अधिक शांत रहेंगे, ठीक है, या उनके जो संवेग है बिल्कुल शांत रहते हैं, या फिर बहुत उग्र हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इनका वर्गीकरण किया है बेटा, आप इनको नोट कीजिए। उसके बाद हम प्रत्येक कैटेगरी का डिटेल से अध्ययन करेंगे कि दृष्टि बाधित कैसे होते हैं, श्रवण बाधित कैसे होते हैं, शारीरिक विकलांगता क्या होती है, प्रतिभाशाली क्या है, पिछड़े बालक क्या होते हैं, ठीक है ना, और मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं, और सृजनात्मक क्या होते हैं। उसके बाद है हमारा तीसरी कैटेगरी मनोसामाजिक रूप से भिन्न। तो समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं,
कुसमायोजित कैसे होते हैं, अपराधी कैसे होते हैं। तो देखो बेटा आगे बात व्यक्तिगत विभिन्नता में हम ये पढ़ते हैं हमारी साइको में, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता का जो टॉपिक है उसमें बाकायदा हम इन बालकों की कैटेगरी को ही अध्ययन करते हैं। तो वहाँ आपका नाम बदल व्यक्तिगत विभिन्नता रख दिया और यहाँ पर विशिष्ट बालक के रूप में हम इनको पढ़ रहे हैं। तो बात वही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में आखिर में हम पढ़ते क्या हैं कि बालक कैसे भिन्न है, ठीक है ना, कैसे भिन्न है, क्या कमी है, बालक एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, उनके बारे में ही हम अध्ययन करते हैं। अब देखो कुसमायोजन, एक टॉपिक और वहाँ चलता है समायोजन। समायोजन के नाम से मनोविज्ञान में एक टॉपिक लगा होता है। तो समायोजन कौन से बच्चे कर पाते हैं और कुसमायोजित कौन से बच्चे हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जिन बच्चों में कुछ विशिष्टता होती है, जो सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, वो समाज के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। इसी कारण ये बच्चे क्या हो जाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं। तो है कि नहीं बेटा, देखो 3 पेपरों को हमारे जो बीएड के 3 पेपर, देखो सीधी सी बात है, शिक्षण बेटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम विषयों के सहसंबंध के आधार पर ही, यानी कि जो हमारे शिक्षण के सिद्धांत हैं, अगर हम शिक्षण के सिद्धांतों को पढ़ें तो उसमें क्या है, सहसंबंध का सिद्धांत, यानी कि हम विषयों के सहसंबंध के माध्यम से ही अधिक रुचिकर और अच्छा शिक्षण हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम एक विषय की हमें गहराई से जानकारी होगी और दूसरा जो उसके आधार पर हम नेक्स्ट विषय की भी अच्छी प्रकार से जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो आपने देखा बेटा, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो हर विषय पर ध्यान देता है। अगर उसका एक विषय अच्छा है तो नेचुरल सी बात है कि हर विषय एक दूसरे से कहीं न कहीं सहसंबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर यदि उसको टॉपिक उस विषय में समझ में आया है तो नेचुरल सी बात है वो टॉपिक उसके अन्य कहीं विषय पर भी उसको काम आएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो हमारे ये तो नेचुरल सी थी, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कंटिन्यू कि यहाँ पे हमारी 6 क्लासें कवर हो रही हैं और 6 क्लासों में हमारे हम देखा जाए तो हमारे 3 पेपरों के टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। एक हमारी साइको, एक हमारा शिक्षण एवं अधिगम और एक हमारा समावेशी विद्यालय का सृजन, ठीक है बेटा। एक दिन एक वीडियो मैं इस पर बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अब 1-2 दिन के अंदर कि आपको, यानी कि जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर में कितने पेपर हैं, बीएड सेकेंड ईयर में कितने पेपर हैं, उसी प्रकार से मेरी कोशिश रहेगी कि जो बीए बीएड फर्स्ट ईयर है, बीए बीएड सेकेंड ईयर है, बीए बीएड थर्ड ईयर है और बीए बीएड फोर्थ ईयर है, इनका भी मैं शेड्यूल आपको लिखवाऊं पेपरों को कि आखिर में आपके पेपर क्या है। अब तो मैं आपको बता ही रही हूँ, क्लियर सी बात है कि आपकी क्लासें लिखी हुई हैं। शिक्षण अधिगम आपके बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में चलता है। समावेशी विद्यालय का सृजन बीएड सेकेंड और बीए बीएड फोर्थ ईयर और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में चलता है, ठीक है बेटा। क्लियर यहाँ तक की बात है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ बने रहिए और बहुत ध्यान से सकारात्मक होते हुए नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना रखें अपने अंदर, क्योंकि किसी भी कार्य को जब हम सकारात्मक रूप से करते हैं तो उसमें हमको सफलता अच्छी मिलती है। हम नेचुरल सी बात है कि उसमें हमारे सफल होने के चांस अधिक हो जाते हैं। तो सकारात्मक होते हुए अपने अध्ययन को करिए, समझिए और क्लासों को फॉलो करते चलिए, ठीक है ना। जिससे आपका मैं कहने का तात्पर्य है कि हमें समय में घर से बाहर हम नहीं निकल रहे हैं, महामारी इतनी फैल रही है, लेकिन अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए आप अपने अध्ययन को कंप्लीट कर सकते हो, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, अपने सिलेबस से आप गहराई से जुड़ सकते हो। मेरी जहाँ तक कोशिश है, मैं पूरा खोल के मैं यही चाहती हूँ कि बच्चा किसी न किसी रूप से अपने विषय से जुड़ जाए, उसके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, जिससे वो अपने विषय को आसानी से क्लियर करता चले, ठीक है। और यहाँ मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि जितनी क्लासें मैंने ली हैं, जिन क्लासों में मैंने पढ़ा, पिछली बार मैंने जो शिक्षण अधिगम पढ़ाया था बीए बीएड सेकेंड ईयर में, बहुत ही सिंसियर, कुछ बच्चों की मैं नहीं कहती हूँ, बहुत ही सिंसियर बच्चे थे, उनको पता है मैंने ऑफलाइन में कैसा पढ़ाया था, ठीक है ना। तो अब वो ले रहे नहीं ले रहे नहीं पता मुझे, क्योंकि वो बच्चे भी कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि वो खुद उनको नहीं पता है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं। लेकिन मेरा यही उनको कहना है कि जब तक एक फाइनल आदेश ना आ जाए, क्योंकि हम भी कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर में आप लोगों को प्रमोट किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि जो सूचना आई है वो प्रोविजनल है, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनल एग्जाम तो हो ही रहे हैं, अब डिग्री के फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन आपका बीएड की कोई सूचना नहीं है, प्रोविजनल है, वो अस्थायी है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। सबसे मैं यही कह सकती हूँ कि आपके पास समय पूरा है,
अब ये आपका काम है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई पर देते हो, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ लिए, उनको भी थोड़ा पढ़ते रहिए, और आप जो नई क्लास में आने वाले हो, उनकी क्लासें चल रही हैं, आप उनको भी फॉलो कीजिए। जैसा होगा देखा जाएगा। भाई अंतिम जो क्लास में आप अभी हो, उनके तो एग्जाम होने, तो थोड़ा उनको भी टच करो, आप उनको भी देखते चलो, वो तो एग्जाम हो जाने हैं। लेकिन नेक्स्ट अपनी तैयारी सुपर रखो, जो अगली क्लास में आप आओगे उसको अच्छे से अध्ययन करते चलो, जिससे आपको आगे समस्या नहीं आए, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास